नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। रिपोर्टर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रिपोर्टर लाइव में हम आपको दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण खबरों से कराएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव का सिलसिला। पहली खबर, कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 224 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होगा। खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। कर्नाटक में चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया। बता दें, जिस तरीके से विधानसभा चुनावों की तारीखों का आज ऐलान हुआ है, तो उसमें सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों पार्टियों ने कमर कस ली है। क्योंकि जिस तरीके से आज चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है, तारीख के ऐलान के बाद तुरंत ही दोनों पार्टियों ने कमर कस ली है। कर्नाटक में भले ही अभी बीजेपी की सरकार है, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनावों का नतीजे रहा था। 2008 में कर्नाटक में किसी पार्टी का बहुमत नहीं मिला था। इस बार विधानसभा चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से दावे का दौर शुरू हो गया है। सीएम बंसराज बोम्मई ने कहा है कि बीजेपी फिर बहुमत से सरकार बनाएगी। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। वहीं जेडीएस भी मैदान में दावेदारी ठोक रही है। कर्नाटक में आए हाल कुछ सर्वे भी किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है। लोक पोल के अपने पोल में कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बनाती दिख रही है। कांग्रेस को इस बार सर्वे में 116 से 123 सीट मिलने का अनुभव मिल लगा गया है। वहीं बीजेपी को 77 में से 83 और जेडीएस को 21 से 27 सीट मिल सकती है। अन्य के खाते में 1 से 4 सीट जा सकती हैं। लोकपाल को दावा है कि सर्वे के लिए 45,000 लोगों को राय ली गई है। 45 दिन तक चुनावी की रिसर्च के बाद इसके नतीजे आए हैं। कर्नाटक में 10 मई को सभी 224 सीटों पर चुनाव होगा। 13 मई को नतीजे आएंगे। 2018 को विधानसभा चुनावों में बीजेपी सबसे ज्यादा 104 सीट जीती थी। कांग्रेस को इस चुनाव में 80 और जेडीएस को 37 सीट पर जीत मिली थी। 2018 के चुनाव में कांग्रेस को बीजेपी से 2% ज्यादा वोट मिली थी। जैसे ही कर्नाटक में तारीखों का ऐलान हुआ है, तारीखों के ऐलान के बाद तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या जेडीएस हो। क्योंकि जिस तरीके से कर्नाटक में अभी फिलहाल बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी के मुख्यमंत्री फिर दोबारा से दावेदारी ठोक रहे हैं। कह रहे हैं कि कर्नाटक में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके पाल खुद इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है कर्नाटक के अंदर। कैमरामैन निकांत के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसदी जाने और अडानी मामले में जेपीसी की मांग को लेकर विपक्ष की घेराबंदी लगातार तेज होती जा रही है। बता रहे हमारे सहयोगी दिनकर आनंद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सांसदी जाने को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को इसी कड़ी में राहुल गांधी निलंबित होने के बाद पहली बार संसद भवन पहुंचे। राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी ने सीपीपी कार्यालय में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों से मुलाकात की और कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। वहीं इस बीच खबरें ये भी सामने आई कि उद्धव गुट के नेता संजय राउत से सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने सावरकर विवाद पे मुलाकात की और उनके बीच बातचीत हुई। आपको बता दें कि सावरकर विवाद के बाद शिवसेना गुट के नेता खड़गे के यहाँ पार्टी में नहीं पहुंचे थे, जिसको लेकर बीजेपी इन पे आक्रामक रुख अख्तियार कर रही थी। वहीं आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी काफी प्रोत्साहित नजर आ रही है। एक तरफ से खड़गे ने कहा कि आज पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कर्नाटक में बीजेपी के बड़े नेता प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। कर्नाटक में हम मजबूत हैं और हम जीत रहे हैं। कैमरा पर्सन निकी के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में राबड़ी देवी और मीसा भारती कोर्ट में पेश हुई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हमारी सहयोगी दीक्षा। लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और आरजेडी सांसद मीसा भारती दिल्ली की सीबीआई की विशेष अदालत में पहुंची। इस दौरान आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव स्वास्थ्य कारणों की वजह से पेश नहीं हो पाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिए कि सभी को चार्जशीट मुहैया कराई जाए। सभी आरोपियों को चार्जशीट को लेकर सीबीआई को लेकर कोर्ट ने ऐलान किया है कि सभी आरोपियों को चार्जशीट दी जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 8 मई को तय की गई है। आपको बता दें कि आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का पिछले महीने ही किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, जिसकी वजह से उनको स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें बनी हुई हैं। इसी वजह से आज पेशी के दौरान वो नहीं आ पाए। फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ दीक्षा चौधरी, इंडिया वॉइस। और डीयू के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रही छात्राओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बता रही हमारी सहयोगी जूही सिंह। डीयू के इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही छात्राओं को पुलिस ने बुधवार को हिरासत में ले लिया है। दरअसल ये छात्राएं मंगलवार को कॉलेज फेस्ट के दौरान हुए छेड़छाड़ को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही थी। आपको बता दें कि
छेड़छाड़ का आरोप जो है छात्राओं ने बाहरी लड़कों पर लगाया था। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने कहा है कि इस घटना से देश भर को झटका लगा है। दुर्भाग्य से दिल्ली में कानून व्यवस्था हमारे पास है ही नहीं। यह काम एलजी का है, लेकिन उनके पास सरकार के काम में अड़ंगा लगाने के अलावा और कोई काम नहीं है। दिल्ली पुलिस ने कॉलेज में घुसे लड़कों को तो नहीं पकड़ा, लेकिन शिकायत करने वाली छात्राओं को जरूर हिरासत में ले लिया है। एलजी साहब से निवेदन है कि वह अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं। आपको बता दें कि ये पूरा मामला ये है कि इंद्रप्रस्थ कॉलेज की छात्राओं ने आरोप लगाया था कि बाहरी लड़के दीवार फांदकर अंदर घुस गए और छात्राओं के साथ छेड़खानी की। वहीं कॉलेज की एक छात्रा ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पास जारी किए गए थे। कुछ छात्राओं के पास था, लेकिन वहीं कुछ ऐसे लड़के भी थे जिनके पास नहीं थे और वो इस भीड़ का फायदा उठाकर जो है छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने लगे। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। उधर बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रही है हमारी सहयोगी जूही। तमिलनाडु में बिहारी श्रमिकों पर हुए हमले का झूठा वीडियो शेयर करने के आरोपित यूट्यूबर मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस आज प्रोडक्शन वारंट के तहत अपने साथ ले गई। इस दौरान जो है मनीष कश्यप का काफी आक्रामक चेहरा देखने को मिला। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी नेता पर कोई भरोसा नहीं है। बिहार को जो है राज्य के नेताओं ने बिल्कुल उसे बर्बाद कर दिया है। पहली बार किसी पत्रकार के साथ ऐसा हो रहा है। आज नहीं तो कल बिहार जरूर बदलेगा। मेरे सारे वीडियोस देख लीजिए, मैंने सिर्फ मजदूरों की आवाज उठाई है। वहीं बिहार और तमिलनाडु पुलिस को लेकर उसने कहा कि मेरे साथ पुलिस ने कोई बदतमीजी नहीं की, मैंने किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोला है। आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हैं। लड़ाई आप लोगों को भी लड़ना पड़ेगा। मुझ पर राजनीतिक आरोप लगाए हैं जो कि सब झूठ है। बता दें कि प्रोडक्शन वारंट को लेकर पहुंची तमिलनाडु पुलिस न्यायालय के आदेश के बाद आज यूट्यूबर मनीष कश्यप को लेकर चेन्नई रवाना हो गई। बिहार पुलिस की टीम भी साथ गई है। मनीष को 31 मार्च तक मदुरई कोर्ट में पेश किया जाएगा। चेन्नई ले जाने वक्त पटना एयरपोर्ट पर जो है मनीष कश्यप ने कहा कि उसे न्यायालय और कानून पर पूरा भरोसा है। बताते चले कि 5 दिनों तक रिमांड पर लेकर आर्थिक अपराध इकाई ने मनीष से सोमवार तक पूछताछ की थी। मंगलवार को उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इसी बीच आर्थिक अपराध के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी आदिदेव की अदालत ने मनीष कश्यप के खिलाफ मंगलवार को प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। आपको बता दें कि मामले में तमिलनाडु की पुलिस ने अदालत में आवेदन देकर मनीष कश्यप को तमिलनाडु की अदालत में पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट देने का अनुरोध किया था, जिसके बाद अदालत ने तमिलनाडु पुलिस को 31 मार्च तक मदुरई की अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। मदुरई की अदालत में पेशी के बाद फिर तमिलनाडु पुलिस जो है वो 15 दिनों की रिमांड मांगेगी। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। उधर यूपी विधानसभा में उपचुनाव को लेकर ऐलान हुआ। खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रियम पाठक। यूपी में 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है, जिसमें रामपुर की 100 विधानसभा की सीट और मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर 10 मई को जो है वो चुनाव होंगे, मतदान पड़ेंगे और 13 मई को इसके नतीजे आएंगे। इसके अलावा पूरा जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है कि कब जो है वो नामांकन की तारीख होगी, कब नामांकन पत्रों की जांच होगी, जिसमें 21 अप्रैल को जो है वो नामांकन पत्रों की जांच होगी। 20 अप्रैल तक नामांकन का आखिरी दिन होगा। इसके अलावा 24 अप्रैल को जो है वो नामांकन की जो नाम होंगे उनकी वापसी हो सकती है। 13 मई को इन दोनों ही सीटों पर एक साथ नतीजे आएंगे और 10 मई को दोनों ही सीटों पर एक साथ मतदान होगा। रामपुर की जो 100 विधानसभा की सीट है वो आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के डिस्क्वालीफाई होने के बाद उनकी सदस्यता को रद्द किया गया था, उसके बाद ये सीट खाली हुई। और इसी तरीके से मिर्जापुर की जो 96 विधानसभा की सीट थी वहां से अपना दल के जो विधायक थे राहुल कौल, उनकी मृत्यु के बाद में ये विधानसभा की सीट जो है वो खाली हुई। तो इन दोनों ही सीटों पर अब चुनाव की घोषणा कर दी गई है। जाहिर सी बात है कि दोनों ही पार्टियां मुख्य तौर पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि इन सीटों को अपने कब्जे में किया जाए, क्योंकि इन दोनों सीटों में से एक सीट दोनों ही के खेमे में रही है। तो दोनों का प्रयास होगा कि अपनी सीट बचाते हुए दूसरी पार्टी में सेंधमारी की जाए, ताकि आने वाले जो निकाय चुनाव है या फिर लोकसभा का चुनाव, उसमें इस बात का दावा किया जा सके कि जो जनता का रुख है वो उनके साथ में है। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ कुशीनगर के दौरे पर रहे और कुशीनगर के दौरे के दौरान उन्होंने कई विकास कार्यों और योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। बता रहे हमारे सहयोगी अवधेश मल। देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज खट्टा तहसील के कार्यालय भवन का उद्घाटन कर दिया
उद्घाटन करने पहुंचे सीएम ने आज 451 करोड़ की 106 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उद्घाटन करने के बाद खट्टा किसान इंटर कॉलेज में एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार आम आदमी की सुविधाओं का ध्यान रख रही है, किसानों को सुविधा मुहैया किया जाए, उनके आय को ध्यान में रखा जा रहा है। नौजवानों को भी देखा जाए, कुशीनगर का एक सपना था मेडिकल कॉलेज के सपना भी पूरा हो गया। कुशीनगर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ दिया गया है। यहाँ के इको सिस्टम को बदलने की जरूरत है। यहाँ के इको सिस्टम को बदला जाएगा। कमजोर तबके का विशेष ध्यान रखा जाएगा। जो लोग अपना दबंगों के डर से आवास नहीं बना पाते थे, आज उनको आवास की सुविधा दे दी गई है, आवास बना रहे हैं। हर तरह से आम आदमी के लिए प्रदेश सरकार काम कर रही है। उन्होंने किसी विश्वविद्यालय बनने की बात कही। उन्होंने कहा कुशीनगर में किसी विश्वविद्यालय बनने से किसानों को लाभ होगा। यहाँ के नौजवान खासकर किसी तकनीक को जानेंगे और आगे के भविष्य में उनके रोजी रोजगार में सहायक होगा। इंडिया वॉइस के लिए कुशीनगर से अवधेश लाल। और इधर खालिस्तान समर्थक अमृतपाल को लेकर सिद्धार्थनगर जिले में अलर्ट जारी किया गया है। क्या कुछ है पूरी खबर बता रहे हमारे सहयोगी राकेश यादव। सिद्धार्थनगर जिले में अमृतपाल को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। हर आने जाने वाले व्यक्तियों की सघन चेकिंग की जा रही है एसएसपी द्वारा। आपको बता दें कि वहीं मोटरसाइकिल से जो आ रहे हैं उनका हेलमेट उतरवा के चेक किया जा रहा। वहीं चस्पा किया गया है। अमृतपाल का फोटो भी उस फोटो से मिलाप भी किया जा रहा कि ऐसा तो नहीं कि यही है हेलमेट लगा के ये बॉर्डर से क्रॉस कर रहा हो। कहीं ना कहीं ये इसका लिंक नेपाल से है, तो उसको लेकर यहाँ की सुरक्षा एजेंसियाँ अलर्ट है। हर बॉर्डर पर चस्पा करके रखे हुए हैं। ये अमृतपाल का फ़ोटो लगाया हुआ है। हर बॉर्डर पे इनका फ़ोटो लगाकर सघन चेकिंग और तलाशी की जा रही है। हर आने जाने वाले व्यक्तियों की तलाशी की जा रही है और उसकी चेकिंग भी की जा रही है और पूछताछ भी की जा रही है। हेलमेट उतरवा की जांच की जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये हेलमेट लगा के इधर से गुजर जाए। तो सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए ये हर बॉर्डर पर यहाँ की सुरक्षा एजेंसियाँ अलर्ट हैं। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव। खूंखार माफिया और डॉन अतीक अहमद का काफिला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के रास्ते बांदा सीमा तक पहुंचा। कैसी रही पुलिस की तैयारियां, बता रहे हमारे सहयोगी संदीप कुमार। इस तरह से साबरमती जेल से अतीक अहमद को प्रयागराज सजा के लिए लेकर के आया गया था। उसी दौरान प्रयागराज के कोर्ट में अतीक अहमद को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। साथ ही में उसके 3 और लोगों को भी सज़ा सुनाई गई है। उसके बाद जैसे ही सज़ा सुना दी गई थी, सज़ा सुनाने के बाद अतीक अहमद को प्रयागराज से पूरे सुरक्षा बल के साथ में साबरमती जेल दोबारा शिफ्ट करने का काम किया गया था। उसी दौरान रात में जब प्रयागराज से साबरमती के लिए अतीक अहमद को लेकर के जाया जा रहा था, तभी अचानक प्रयागराज से बांदा आते समय एक्सप्रेसवे के ऊपर अतीक अहमद का काफिला अचानक रुक गया। जब मीडिया के लोगों ने अतीक अहमद से पूरे मामले की जानकारी लेने की बात की, तो कहीं ना कहीं अतीक अहमद का चेहरा उतरा हुआ पाया गया और मीडिया के किसी भी सवाल का अतीक अहमद के द्वारा जवाब नहीं दिया गया। या कहीं ना कहीं जिस तरह से कोर्ट के द्वारा सजा सुनाई गई थी अतीक अहमद को, उसके बाद से अतीक अहमद पूरी तरह से सहमा हुआ है। अब देखना यह है कि क्या और भी आगे अतीक अहमद के चेहरे में बराबर डर बना रहता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इंडिया वॉइस के लिए संदीप कुमार, बांदा। तो वहीं अतीक अहमद का काफिला महोबा से गुजरा, बता रहे हमारे सहयोगी शरीक नवाज। कल प्रयागराज कोर्ट के द्वारा उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद को दोषी करार दिया है। अतीक अहमद के साथ 2 व्यक्तियों को और कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं अतीक अहमद को कल यूपी पुलिस और एसटीएफ की कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज से साबरमती ले जाया गया। वहीं अतीक अहमद पर 100 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसको लेकर कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के द्वारा कहा गया है कि सरकार के द्वारा पैरवी की जाएगी और अतीक को ज़्यादा से ज़्यादा मामलों में सज़ा दिलाने का सरकार काम करेगी। और साथ ही उनके द्वारा कहा गया है कि यूपी से माफिया भाग चुके हैं और इसी के साथ अतीक को कल
प्रयागराज से साबरमती ले जाया गया है, जो आज सुबह महोबा से करीब 1 बजे अतीक यहाँ के बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के खन्ना से निकला है। महोबा से सारिक नवाज, इंडिया वॉइस। और इधर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक छात्र के पास से हथियार बरामद हुआ है, बता रहे हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडीर। हमेशा से विवादों में रहने वाले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक छात्र के रूम से तमंचा, कारतूस व चाकू मिला है। आपको बता दें, पूरा मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का है, जहां एक छात्र जिसका नाम अब्दुल बताया जाता है और वह बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है कि रूम से छात्रों को एक कारतूस और तमंचा और चाकू बरामद हुआ है। वहीं छात्रों ने जब इसकी सूचना प्रोवेश को दी, प्रोवेश ने मौके पर पहुंचे, तब तक छात्र वहां से फरार हो चुका था, जिसकी जानकारी उन्होंने प्रॉक्टर को दी। प्रॉक्टर ने जिसकी सूचना पुलिस को दी, मौके पर पुलिस पहुंची और वहां उन्होंने भारी संख्या में कारतूस, चाकू और एक तमंचा बरामद किया। वहीं छात्रों का कहना है कि हमेशा से उनको छात्र पर शक था, जिसकी जानकारी, जिसकी मालूमात होने पर उन्होंने जब रूम की तलाशी की तो सारी चीजें बरामद हुई। वहीं मौके से छात्र फरार हो गया है और प्रॉक्टर ने छात्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि छात्र की तलाश जारी है और घटना को जल्दी पर्दाफाश किया जाएगा। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। और इधर यूपी के अमरोहा में बदमाशों से मिलीभगत के मामले में पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान। नहीं करने अमरोहा में लूट के मामले में मुकदमा दर्ज नहीं करने, अदालत के आदेश पर दर्ज हुए मुकदमे में एफआईआर लगाने और लावारिस वाहन दिखाकर उसको नीलाम करने के आरोप में अदालत के आदेश पर आज 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें 2 सीओ, 3 इंस्पेक्टर, 2 दरोगा और 1 हेडमोरे सहित अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अदालत के आदेश पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गजरोला रोड मनोटा पुल के पास का है, जहां पर 2014 में एक डीसीएम के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जहां पर 2000 की नकदी भी लूटी गई थी, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद तत्कालीन इंस्पेक्टर ने मुकदमा दर्ज नहीं किया था, जिसके चलते पीड़ित ने अदालत की शरण में आकर मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद मौजूदा विवेचक ने उस समय उस पर एफआईआर लगा दी, जिसके चलते 2015 में 18 अगस्त 2015 को तत्कालीन इंस्पेक्टर इंद्रमणि वर्मा और 1 दरोगा द्वारा उस डीसीएम को बरामद कर लिया गया, जिसकी नंबर प्लेट बदलकर उसको लावारिस दिखाकर नीलाम कर दिया, जिसके बाद लगातार जो है पीड़ित न्याय की गुहार लगाता रहा, अदालत के चक्कर लगाता, जिसके बाद अदालत ने उन सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं, जिनमें 2 सीओ, 3 इंस्पेक्टर, 2 दरोगा, 1 हेडमोरी और बाकी अन्य लोगों के खिलाफ अदालत के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस सारे मामले में जांच पड़ताल में जुटी है, जल्द ही इसमें अग्रिम कार्रवाई करने की बात कही है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। उधर हापुड़ के अंदर प्लास्टिक के गोदाम में आग लग गई, क्या है पूरी खबर, बता रहे हमारे सहयोगी शक्ति ठाकुर। हापुड़ के बुलंदशहर रोड पर आज सुबह प्लास्टिक के गोदाम में अचानक आग लग गई। आपको बता दें, हापुड़ सिटी के बुलंदशहर रोड पर कोटला मेवातियान मोहल्ले में यह प्लास्टिक का गोदाम अवैध रूप से संचालित था। आपको बता दें, सुबह अज्ञात कारणों के चलते इस प्लास्टिक गोदाम में भयंकर आग लग गई। यह प्लास्टिक का गोदाम हापुड़ के कोटला मेवातियान के रिहायशी इलाके में स्थित था। आपको बता दें, रिहायशी इलाके में प्लास्टिक का अवैध गोदाम चल रहा था। ना ही इसकी फायर विभाग से कोई एनओसी मिली हुई थी, ना ही अन्य मानकों को पूरा कर यह गोदाम बनाया गया था। सुबह अज्ञात कारणों के चलते इस प्लास्टिक के गोदाम में आग लगी और आग ने विकराल रूप ले लिया। आपको बता दें, दमकल विभाग की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। फिलहाल गनीमत की बात यह रही कि इस भयानक आग में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन लाखों रुपए के नुकसान की आशंका इस आग में जाहिर की जा रही है। आपको बता दें, दमकल विभाग ने करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है और दमकल विभाग की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां इस आग पर काबू पाने में लगी हुई थीं। घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। और इधर बुलंदशहर के अंदर देर रात बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, क्या है पूरी खबर, बता रहे हमारे सहयोगी वरुण सिंह। उत्तर प्रदेश में यूपी सरकार का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में देर रात बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दूं,
खुर्जा क्षेत्र में किसान से एक ट्रैक्टर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जहां देर रात खुर्जा पुलिस चेकिंग कर रही थी, जब बाइक सवार बदमाशों को पुलिस ने रोकने का इशारा दिया और बदमाश नहीं रुके और पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी और पूछताछ में पता चला कि यह वह लुटेरे हैं जो ट्रैक्टर लूट कर फरार हुए थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से ट्रैक्टर, अवैध असला बरामद किया है। फिलहाल पुलिस वैधानिक कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को जेल भेजने में जुटी है। वहीं एसएसपी श्लोक कुमार द्वारा जानकारी देते हुए बताया है कि मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। फिलहाल और आरोपियों की तलाश की जा रही है। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। उधर लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में राबड़ी देवी और मीसा भारती की सीबीआई कोर्ट में पेशी हुई। बता रही हमारे सहयोगी दीक्षा। अनोखी पहल देखने को मिली। बांसी तहसील क्षेत्र के गिद्धौरा गांव में एक शादी फंक्शन में जो है वहां के परिवार वालों ने रक्तदान किया। उनका कहना है कि हमारे अस्पताल में जो है रक्त की व्यवस्था नहीं है, ब्लड की व्यवस्था नहीं है, जैसे लोगों की। और इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में इतना ही। खबरें लगातार जारी है।